नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज कर रहे हैं निर्मल महाना, जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के। महाना साहब, आपका स्वागत है। महाना जी, ये हम आरोप लगाते विपक्ष वाले बार बार आपको तंज करते थे कि तिहाड़ जेल में आपका हेडक्वार्टर होना चाहिए। अब तो सरकार भी तिहाड़ से चलेगी। आप देखें विनोद जी, आपने अगर स्टेटमेंट सत्यपाल मलिक जी की सुनी है तो उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। एंड पूरी हिंदुस्तान की सारी पार्टियों को यह अंदेशा तो था और हमें भी था जी। कि जो हमारे कर्मठ नेता हैं मनीष सिसोदिया जी और हम संजय सिंह जी, इन सबको अगर जेल में डाला है तो अब अगला नंबर तो केजरीवाल जी का ही है। आप जानते हैं कि जब कोई भी ये सरकार ऐसी है, और खासकर मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर बात करूं तो ये काम ऐसे देश में कर रहे हैं एज अ डिक्टेटर। इन्हें लगता है मेरे सामने जो भी खड़ा होगा तो वो उसको तो मैं तहस नहस करके रख दूंगा। तो ये हमें मालूम ही था, लेकिन चलिए, तिहाड़ जेल से भी चलेगी तो सही, सरकार तो हम चलाएंगे जी। महाराज जी, आपको क्या लगता है कि निर्दोष हैं? आपको क्या लगता है कि उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है और अनावश्यक उनको पकड़ा है? आप मुझे बताएं कि अगर अभी पिछला अब 2 दिन पहले की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो कोर्ट ने भी बोला ईडी को कि आप अगर कोई सबूत है तो आप सबूत पेश करें, है ना। बिना सबूत के आप, और अभी तक आप जानते हैं कोई भी एविडेंस संजय सिंह जी के या जैन के या मिस्टर जैन के या मनीष सिसोदिया जी के आज तक कुछ प्रूव कर पाई है ईडी। जब भी बात होती है, पूछा जाता है तो यही बोलते हैं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में 2 साल लग जाते हैं। और केजरीवाल जी का तो पता ही था, इन्हें पता है, इस सरकार को पता है, भारतीय जनता पार्टी को, कि अगर ये कैंपेन में उतर गए तो हमारी तो वैसे ही बुरी हालत है, तो सीटें तो हमारे हाथ से जो बची खुची हैं वो भी निकल जाएंगी। तो बिल्कुल एन मौके पे, इलेक्शन से पहले इन्होंने उनको डाला है। बट मुझे अपनी जुडिशरी पे बहुत भरोसा है। चल रहा है, कोर्ट में उनका केस चल रहा है, तो देखिए अभी क्या निष्कर्ष निकल के आता है। और एविडेंस की बात अगर मैं करूं, देखिए, जब तक कोई प्रूफ नहीं होता गिल्टी, तब तक आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसने ये किया। और मैं अभी देख रही थी न्यूज़ में, ईडी बोल रही है कि 45 करोड़ रुपया वो गोवा के इलेक्शन में मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर सिर्फ 45 करोड़ रुपया ये गोवा के इलेक्शन में करने थे और ये बोल रहे हैं कि 100 करोड़ का लोगों ने इनको ब्राइबरी दी है और 600 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है, तो मैं पहले तो ईडी से ये जानना चाहती हूँ कि भाई साहब, आप पहले प्रूफ लेके आए ना, 600 करोड़ का कहाँ से प्रॉफिट हुआ है और वो गया कहाँ पैसा। आपने लास्ट मोमेंट पे जाके चीफ मिनिस्टर के घर में, एज सिटिंग चीफ मिनिस्टर, बड़ी विडंबना है, इस देश की ये हालत हो गई है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट कर रहे हैं व्हेन ही इज देयर ऑन द चेयर। 70,000 रुपए खाली आपको उनके घर से मिला है, तो आपको खुद को शर्म नहीं आई उनको गिरफ्तार करते हुए? मैं ये पूछना चाहती हूँ पार्टी स्पोक्सपर्सन। महाना जी, क्या आपको लगता है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कुछ भी करने का राइट है, कुछ भी गलत करने का? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ भी गलत करने का राइट। जब अगर गलत कर रहे होते तो आप जरूर उनसे पूछताछ करते, आप उनसे बात करते, आप एविडेंस लाते। लेकिन जिस केस की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, शराब घोटाले की, उसमें जो पहले आपने हमारे नेता जेल में डाले हुए हैं, एविडेंस उनके खिलाफ तो पहले प्रूफ कर देते, उसके बाद बाकी चीजें तो बात की बात है ना। कि अगर आप 2 साल में, 18 महीने में एविडेंस ही प्रूफ नहीं कर पाए हैं, तो फिर आप किस मुंह से कह रहे हैं कि उन्होंने गड़बड़ करी है? आंकड़े बताते हैं कि आबकारी नीति, जिसको एक्साइज पॉलिसी कहते हैं, 144 करोड़ और 36 लाख रुपए का सरकार को नुकसान हुआ है और बेनिफिट दिया गया व्यापारियों को। अब देखिए, नुकसान गवर्नमेंट को दिया गया है, वो जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो पैसों से ही चलती है, आप जानते हैं। वो इसलिए चलती है, मैं आपको ये बताऊं कि आप देखिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हो रही है, आपने जिस मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े सारे आप ऑनलाइन हैं, आप देख रहे हैं कि आप अगर किसी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी से आप 100 करोड़ रुपया के वो बॉन्ड लेती है आप, और उसको 600 करोड़ रुपए की आप उसको काम दे देते हैं बदले में, तो ये क्या है? ये आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा करप्शन है और बनिस्बत उसके? एंड जो थोड़ा बहुत, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, और सबसे बड़ी बात है, जो भी पैसा थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट हुआ भी, तो वो देश की जनता के लिए लगाया उन्होंने, वो दिल्ली के लोगों के लिए लगाया उन्होंने। आप देखिए, दिल्ली में आज अगर आप जाएं, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं,
आप अगर उनकी बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर मैं आपको बात करूं तो आज उस लेवल तक पहुंचा दिए हैं और उसकी गूंज जो है वो अमेरिका तक चली गई हुई है। वहां पे भी लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट की वाइफ ने खुद अप्रिशिएट किया है, स्कूलों का विजिट किया है। हेल्थ फैसिलिटीज की बात करूं, और क्योंकि मैं दिल्ली की भी हूं, मेरा घर दिल्ली में भी है, तो मैंने पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पे एक बार बोला था कि मैं बेटी के पास जा रही थी लखनऊ, तो नेचुरली शटल जो चलती हैं वहाँ पे, और मैं वो टिकट लेने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने कहा कि मैम आपको पता नहीं है दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, टिकट नहीं लगती है। बुजुर्गों के लिए आप देखें कितना कुछ हो रहा है। बिजली एंड पानी, क्योंकि मेरा घर है तो मुझे जाती हूँ, मैं देखती हूँ जब बिल आता है बिजली का या पानी का, हालांकि इस्तेमाल हो रहा है उसके बावजूद भी इतना कम बिल आ रहा है। तो ये सारी फैसिलिटीज, अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो वो लग तो लोगों के लिए रहा है ना। वो केजरीवाल जी अपने घर तो नहीं लेके जा रहे हैं। लेकिन मैम ये पैसा ईडी के मुताबिक, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक, ये पैसा किसी पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं, ये गोवा में चुनाव जीतने के लिए खर्च किया गया है। वो स्कूल बनाने या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए नहीं है। आप तो कैसे हो रहा है, स्कूल कैसे बन रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली में सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, सारा कुछ जो भी काम हो रहा है वो कैसे, वो जेब से थोड़ा अपने कोई लगाती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। जब भी आप टैक्स पेयर्स जो पैसा देते हैं या जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी से होता है या जो भी होता है, तो वो लोगों के लिए ही लगता है। अब एक तरीके से, एक तरफ से तो ईडी ये बोल रही है कि सारा पैसा इन्होंने जो 100 करोड़ इनको दिया, ब्राइबरी दिया, वो सारा इन्होंने गोवा में लगाया, और आज की स्टेटमेंट अगर आप देखें कॉन्ट्रडिक्टरी है कि 45 करोड़ इन्होंने गोवा में लगाया। तो आप एक अपनी स्टेटमेंट पे खुद ही नहीं टिक रहे हैं। तो आप क्या जानना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, मुझे इस बात की समझ में नहीं आ रही। लेकिन इलीगल वे में आप पैसा कमा करके पब्लिक के वेलफेयर में लगाते हैं, वो भी गलत है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि इलीगल वे से पैसा कमाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं और पार्टी प्रवक्ता होने के नाते मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरे को ये बताइए इलीगल प्रूफ कहाँ है, कहाँ है प्रूफ? इलीगल तो आप तब बोल सकते हैं जब वो एविडेंस आपने दिखा दिए और वो प्रूव हो गए और वो गिल्टी हो गए, तो देन आई कैन अंडरस्टैंड कि यस, बट नथिंग हैज बीन प्रूव फॉर लास्ट 2 years, इट्स नॉट 1 or 2 days, मतलब इतना टाइम लग जाता है। देखिए 17 नवंबर 2021 को ये पॉलिसी बनती है और 30 जुलाई को 2022 में इसको खत्म कर दिया जाता है। कुछ ना कुछ तो लूपहोल्स होंगे। देखिए कोई भी चीज जो है फुल प्रूफ नहीं होती है। जब भी हम पॉलिसीज बनाते हैं, या मैं छोटी सी बात भी करूं, हम जब स्कूलों की भी बात करते हैं, कोई पॉलिसी हम बनाते हैं, पेरेंट्स के लिए बनाते हैं या बच्चों के लिए बनाते हैं, फिर हम उसको जब अप्लाई करते हैं और देन हमें समझ में आता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिससे नुकसान हो रहा है, तो हम उसको चेंज कर देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो पार्टी इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, कि इनको मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन देना चाहिए, मॉरल ग्राउंड पे तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। आप देखें इनके इतने मिनिस्टर जो रेप करने के बावजूद भी बाहर घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और इतने एंडलेस केसेस हैं इनके मिनिस्टरों के ऊपर, लेकिन इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेट। ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने के बाद आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अपने नेताओं को आप खुला घुमा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? तो आपको नहीं लगता ये दोगली पॉलिसी है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी के गोवा के नेताओं से भी बयान दर्ज किए हैं, कुछ वहां से भी निकल के आ रहे हैं। तो अगर कुछ निकल के आया है तो उनको दुनिया के सामने लाना चाहिए और प्रूफ के साथ लाना चाहिए। देखिए एक स्टोरी, मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, एक राजा था, एक रानी थी, हम अपने बच्चों को सुनाते हैं, पर उसका कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। ये सारी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कहानी गढ़ी हुई है, पीछे बैकअप किसका है हम जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, क्योंकि सारी जितनी भी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, वो सारे इनके हाथ में है, इनकी मुट्ठी में है, तो प्रेशर इनके ऊपर भी बहुत है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आप हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। मेरी हाथ जोड़ के इनसे यही विनती है कि आप एविडेंस के साथ कोई चीज लाते हैं, खाली कहानियों के, उसने बोला, उसने 100 करोड़ दिया, उसको दिया, फिर उसने दिया, फिर ए भी नहीं दिया, बी नहीं दिया, सी नहीं दिया, वेयर इज द प्रूफ? जी, ट्रांजैक्शन अगर हुआ है, कुछ हुआ है, तो उसका कोई प्रूफ भी होना चाहिए। तो देयर इज नो प्रूफ। ईडी पेश कर रही है कोर्ट में सबूत, तो जब पेश हो जाएगी, जो बयानात उनसे दर्ज किए, जो कन्वर्सेशन उनके साथ हुई है और जो बयान दर्ज किए, उसके आधार पर वो कोर्ट में सबूत पेश कर दिए। और जब मैं वही तो कह रही हूँ ना, जब सबूत पेश हो जाएंगे और वो प्रूव हो जाएंगे,
सबूतों के कुछ भी आप पेश कर सकते हैं ना। आजकल हर चीज जो है मार्केट में बिकाऊ है। तो आप देखिए स्टैम्प पेपर्स जो हैं वो बिकाऊ हैं, सिग्नेचर किसी को भी कोई भी कर सकता है। फ्रॉड आजकल हिंदुस्तान में इतने हो रहे हैं, इमेजिन कि डीजी लेवल के लोगों का ही 25-25 लाख रुपया उनके अकाउंट से फ्रॉड से निकला जा रहा है। तो एनीथिंग, बट अनलेस कोई कॉन्क्रीट इनको प्रूफ नहीं मिलता है तब तक, एंड वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की जनता को इसके बारे में और सोचना चाहिए। और ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं, तानाशाह गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि आप देखिए आगे आने वाले समय में अभी आप मेरी बात आज मैं आपको आपके माध्यम से बोल रही हूँ, आगे आने वाले समय में अभी थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे कि मैक्सिमम जितने भी नेता जो कर्मठ नेता हैं बाकी इंडिया अलायंस के, क्योंकि इनके साथ जिनका एनडीए का अलायंस है उनके नेता तो सारे के सारे दूध के धुले हुए हैं, वो उनके खिलाफ तो ये वैसे ही कुछ नहीं कर रहे हैं। पर इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं, अच्छे नेता हैं और काम करने वाले नेता, वो सारे बिहाइंड द बार्स होंगे। महाना जी 9 बार सम्मन किया गया, 9 बार, 9 टाइम्स एक समय होता है, ये पेश नहीं हुए। अल्टीमेटली फिर कोर्ट को फैसला करना पड़ा या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को घर में घुसना ही पड़ा। कोर्ट ने बिल्कुल नहीं फैसला दिया। कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर तो मैं बता रही हूँ गवर्नमेंट की मुट्ठी में है, तो वो तो प्रेशर जब आएगा तो उनको करना ही पड़ेगा। और समन्स आते रहे हैं, इलीगल समन्स का क्यों जवाब देंगे, वो बताएं ना मुझे जी। किस लिए देंगे जी? देश कानून से चलता है। मतलब अगर ईडी आपको बुला रही है, अगर आप दूध के धुले हुए हैं, आपको चाहना चाहिए। देखिए मेरी बात, प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात यही है विनोद जी कि ईडी का समन्स करने का मतलब नहीं था, उनका मेन मकसद ही था इनको अरेस्ट करना। अगर मेन मकसद अरेस्ट करना नहीं होता, ईडी समन करके उनसे पूछती, जवाब तलब करती, तो वो जरूर पेश होते। लेकिन सब जानते हैं कि ईडी क्यों उनको बुला रही थी। यही हाल इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के साथ किया। आप मुझे बताएं ना कि आप बिना किसी चीज के अरेस्ट करके जेल में डालते जा रहे हैं, और 18 महीने हो गया आज उनको जेल में डाले हुए। तो ये तो वो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उसे भी काम है, उसे भी जनता को जवाब देना है। उस जनता का काम आप सबको डालते जाएंगे और काम किसी को करने नहीं देंगे, तो आप मुझे बताएं नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला था कि आप देखिए मिनिस्टर्स को इतना ज्यादा वो नहीं कर सकते, उन्होंने अपने काम करने हैं। एंड ही इज चोजन बाय द पीपल, ही इज बीन इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस थिंग। तो जिस बिना पे लोगों ने उनको सीएम चुना है, वो अगर काम ही नहीं हो पाएंगे, बस वो ये चक्कर ही लगाते रहेंगे इधर, तो दुनिया के लिए काम ही नहीं करेंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ। हमारा इलेक्शन प्रोसेस ही बंद कर देना चाहिए, सबको जेल में डाल दो और अकेले मोदी जी को खड़े कर दो पूरे देश में, तो वो अपना राज। मानो जी, आपको क्या लगता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इतना ब्लंडर कर सकता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के चीफ और दूसरा 3 बार लगातार चीफ मिनिस्टर बनने वाले को बिना आधार के वो गिरफ्तार कर सकते हैं? अब मैं छोटी सी बात बताती हूँ। आप इलेक्शन ये ईडी की बात कर रहे हैं आप छोटी सी बात है, नहीं था यहाँ के जो है चौधरी लाल सिंह जी को भी इन्होंने बंद करके रखा हुआ था, हफ्ते तक उन्होंने जेल में रखा। उसके बाद बोल दिया कि नहीं अच्छा ये इनके खिलाफ कुछ भी नहीं था। तो ईडी तो कुछ भी कर सकती है, प्रेशर। क्योंकि मैं कह रही हूँ जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी है, सीबीआई है, चाहे वो इंटेलिजेंस है, चाहे वो रॉ है, चाहे वो है, गवर्नमेंट का प्रेशर इनके पीछे बहुत है, बहुत ज्यादा है। और आप जानते हैं जब भी कोई गवर्नमेंट मैंडेट में होती है, मैक्सिमम नंबर उनके जीते होते हैं, तो बाकियों को तो इनकी सुननी पड़ेगी। नहीं तो सबको पता है, नहीं तो घर चले जाओगे। गोयल जी ने दिया ना अपना इस्तीफा, प्रेशर में ही दिया ना, नहीं कर पाए वो, बिकॉज जो ये चलिए, सरकार को क्या लगता था कि कहां कहां पर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनावों में डेंट डाल सकते थे? देखिए उनका जहां जहां पे भी हमने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हुए हैं, या हमारा स्ट्रॉन्ग अलायंस के साथ जहां पे भी जिस भी स्टेट में है, वहां तो उन्हें पता था। अब उन्हें पता था कि हरियाणा जो है अब इनके हाथ से निकलने वाला है, तो उन्होंने इसीलिए इसको किया है। एंड बाकी जगह पे भी जहां पे भी हम अलायंस के साथ हैं और हमारे कैंडिडेट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पोजिशन में हैं, तो इन्हें लगा कि, एंड आप जानते ही हैं कि आज के जमाने में आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प है जो स्ट्रांगली इनकी चीजों को कंडेम करती है और इसी वजह से अपोज करती है इनको, और इसी वजह से यही एक मेन कारण है कि इन्होंने ठीक एंड वक्त इलेक्शन से पहले उनको अंदर डालने की कोशिश करी है। बट जैसे मैंने पहले बोला कि मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, एंड देखिए कि क्या निकल के आता है। यानी पहले चरण की नोटिफिकेशन जारी होती है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कहीं ना कहीं आपको सहानुभूति मिलेगी?
आपको पब्लिक की सहानुभूति मिलेगी? देखिए, इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी सिर्फ सहानुभूति की वजह से नहीं जा रही है। इलेक्शन में आम आदमी पार्टी उतर रही है लोगों के काम करने के लिए। जैसे हम आम आदमी पार्टी आम आदमियों के लिए है, और मेरे जैसा एक आम कार्यकर्ता अगर इनके साथ जुड़ा है तो हम काम करने के लिए हैं। हम वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए काम करने के लिए उतरे हैं। तो अब सहानुभूति की बात नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे आने वाले समय में अगर यही हाल रहा और बिना किसी एविडेंस के आप सबको जेल में डालते रहेंगे तो एक दिन वो आएगा कि सारे के सारी पार्टियों के नेता जेल में होंगे और अकेले ये पार्टी अपना राज कर रही होगी। बट आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर लोगों से भी मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि अगर चाहते हैं आपकी आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जनरेशंस हैं, इनके लिए कुछ हो, ये अच्छा कोई काम कर रहा है तो उसका साथ दीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जी, कैडर स्ट्रेंथ होगा इससे? कैडर मजबूत होगा, क्योंकि आज प्रोटेस्ट हुआ, मैंने देखा है, दिल्ली में भी देखा और जम्मू में। नहीं, देखिए, आज आप एक रात को ही आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे मैसेज गया है, मुझे भी आया था। हालांकि मेरी कमिटमेंट थी एक स्कूल में छोटे बच्चों के ग्रेजुएशन सेरेमनी में थी, तो हमारे डोडा से लोग सुबह से पहुंच गए। हालांकि थोड़ा लेट पहुंचे, मीडिया जल्दी आ जाता है, और पर मीडिया को तो काम होता है ना कि इतने ही लोग थे, पर उन्होंने आके फुल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ 12:30 बजे आके नहीं देखी, जो थे ऑलमोस्ट 150-200 बंदा इकट्ठा हुआ था। हमारा पूरा काडर, उधमपुर का पूरा, कठुआ का, डोडा से लोग आए हुए थे, किश्तवाड़ से लोग आए हुए थे, रजौरी से लोग पहुंच गए। तो इकट्ठा तो है, और पहले भी था, अब भी होगा, और अब जो जम्मू की इकाई है इसको और स्ट्रॉन्ग करने पे लगी हुई है। एंड बहुत जल्दी ही ट्यूसडे को आपको पता चल जाएगा हमारी एक मीटिंग। महाराज, एक क्रिटिसिज्म, फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, दिन भर आज चैनल्स पे यही अरविंद केजरीवाल चल रहे थे, लेकिन आज आपने फिर मीडिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि जल्दी आते हैं फिर बताते हैं कम लोग हैं। नहीं, आप देखिए क्या होता है, आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैं देखिए, मैं कार्यकर्ता जो हैं हमारे, उनकी भी दुविधा, उनकी भी परेशानियों को समझती हूँ। जो अपने घर से भी निकल रहा है, और हाईवेज आपने काइंड कर्टसी टू दिस गवर्नमेंट, काम तो हो रहा है, लेकिन उतने स्ट्रीमलाइन तरीके से होता तो शायद सड़कों का ये हाल ना होता। जहाँ रास्ता 1 घंटे का है वहाँ 2-2 घंटे लग रहे हैं पहुँचने में। तो पहुँचने में मीडिया पे इसमें सवाल नहीं कर रही। मीडिया पे सवाल इसलिए होता है विनोद जी, जब मीडिया में लोग ये स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि देखिए जी, इनके कार्यकर्ता सिर्फ इतने थे, पुलिस इतनी थी, मीडिया इतना था, ये लोग नहीं थे। तो मुझे लगता है कि मीडिया को भी बड़ा सोच समझ के अपनी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए, और जो रिपोर्टिंग करनी चाहिए वो बड़ी समझदारी के साथ करनी चाहिए, और परेशानी दूसरों की भी समझनी चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि आप कानून का अपमान, यानी अरविंद केजरीवाल ने कानून का अपमान किया है। बीजेपी तो हमें पहले दिन से ही बोल रही है कि आप सारी चीजों में गलत हो, पर मैं बीजेपी वालों से तो पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे को ये बताएं, आप कहाँ ठीक हैं? आपने हर चीज में अपनी टांग अड़ा के, आपने डिफेंस को नहीं छोड़ा, आपने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को नहीं छोड़ा, आपने मतलब हर इंस्टीट्यूशन में आप अपना दखल अंदाजी कर रहे हैं और लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं अगर लिस्ट गिनाने लगूं तो बहुत लंबी है, एंड समय आने पे हम वो भी बताएंगे लोगों को कि ये क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ इनकी इतना हस्तक्षेप हो रहा है कि सारी जो स्टैंडर्ड्स हैं इन इंस्टीट्यूशंस के, वो सारे डिग्रेड करके इनको स्टैंडर्ड डाउन कर रहे हैं। आपके 3 बड़े नेता पहले से ही हिरासत में, तो कुछ तो कारण रहे होंगे। मैं वही तो पूछ रही हूँ, मैं तो खुद ही जानना चाहती हूँ कि क्या कारण है, क्योंकि बिना एविडेंस के आपने 2-2 साल से उनको बंद कर रखा है। आप तो मीडिया वाले हैं, आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है एविडेंस जो 2 साल से उन्होंने बंद करके रखा हुआ है? कोई लगता है आपको कोई एविडेंस अभी तक, प्रूफ कोई मिला है किसी के अगेंस्ट? जिनको सीढ़ी बना करके अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने, अन्ना हजारे जी की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी आज कह रहे हैं कि जब इन्होंने आबकारी पॉलिसी, जिसको एक्साइज पॉलिसी कहते हैं, वो बनाई थी, तभी से मैंने बोला था कि ये डाउटफुल है। देखिए, पॉलिसीज की मैंने पहले भी आपको बोला, पॉलिसीज बनाने में और उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो लूप होल्स तभी पता चलते हैं। तो जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने उसको रिवर्ट कर दिया। अन्ना हजारे जी की ये स्टेटमेंट तो सबने सुन ली, पर अन्ना हजारे जी ने जो मनीष सिसोदिया जी के लिए स्टेटमेंट कल दी है, शायद वो मीडिया नहीं दिखा रहा, क्योंकि मीडिया भी सारा, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आप अपनी बात और आप किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, आप सारी बीजेपी वालों से भी सवाल पूछते हैं
हैं और बड़े कड़वे सवाल पूछते हैं, तो दैट्स द रीजन आई कम टू योर आपके उसमें मैं आती हूँ जब भी आप मुझे बुलाते हैं। अन्ना हजारे जी ने मनीष सिसोदिया जी ने के लिए जो स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा कर्मठ नेता और ऐसा लॉयल नेता अगर इन्होंने जेल में डाल रखा है तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी विडंबना है जी। तो ये कितने मीडिया वालों ने बताया इसको? जी। गोपाल राय ने कहा है कि मैं परिवार से मिलना चाहता था, वो आपके नेता है लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया है, ये भी गलत बात है ना? तो अब देखिए ना, मैं वही तो बात करना चाहती हूँ कि आप देखिए आज की वो हालत हो गई है। आज मैं आपके इसमें आके स्टूडियो में स्टेटमेंट दे रही हूँ आपसे, मैं अभी घर भी नहीं पहुंची होंगी तो मुझे सीबीआई वालों के 4 फोन आ जाएंगे कि आपने ये बोला, आपका नाम क्या है, आप ये सो मतलब आज वो हालत से देश की हो गई है कि जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच रही नहीं है। आप बोल ही नहीं सकते। आप जितने भी सोशल मीडियाज पे जाइए, हर तीसरे दिन गवर्नमेंट की रूलिंग आई होती है, आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं क्यों नहीं कर सकते भाई? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर सिटीजन का ये हक बनता है कि वो अपना जो भी एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका इस्तेमाल करें। ये कौन होते हैं मना करने वाले? ये किसी को किसी से मिलने नहीं देते। मनीष सिसोदिया जी की वाइफ की कितनी बुरी हालत थी, बड़ी मुश्किल से कोर्ट के थ्रू उनको मिलने दिया गया। तो मतलब इंसानियत भी नहीं है इनमें, और काम तो किसी के लिए करना नहीं, जो करता है उसको जेल में डाल दो। तो ये देश कब तक ऐसे चलेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। वेल निर्मल जी, आपने मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स में सीधा सीधा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी एजेंसीज का फोन आया होगा। अब मैं जब भी किसी को कोई भी इंटरव्यू देती हूँ या कुछ होती है, एजेंसीज का फोन आता है। मैं अगर आपको फोन दिखाऊं तो उसमें मैं जिसका नंबर आता है मैं पूछती हूँ, वो 10-12 सीबीआई वालों के नंबर उसमें होंगे। हालांकि तंग मुझे नहीं करते हैं, मुझे सिर्फ यही पूछते हैं कि नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या डालो, ये है वो है। पर व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्यों, इसकी क्यों जरूरत है हमारे स्वतंत्र भारत में, जहां डेमोक्रेसी है, जहां पे संविधान हमें बोलने की परमिशन देता है, वहां ये सारी चीजों का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं? ये सारी एजेंसियों का इस्तेमाल बाकी लोगों के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ सरकार से। यानी आपका ये संगीन आरोप है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म कहाँ है? कहाँ है? आपको लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी है? बिल्कुल भी नहीं है। हर तीसरे दिन आप देखें अपने सोशल मीडिया पे मैसेजेस जो आते हैं, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पे है? जी बिल्कुल भी नहीं है। जो भी अच्छा प्रोटेस्ट करने के लिए कोई निकलो, आज प्रोटेस्ट करने के लिए 200 लोग, 200 पुलिसकर्मी वहां पे खड़े हैं, उसके बाद 3 बसें खड़ी हैं, सारे हमारे नेता को आप बसों में ठूस रहे हैं, फिर ले तो आप प्रूव क्या करना चाहते हैं? क्या प्रूव करना चाहते हैं? मुझे वी आर नॉट गोइंग टू हार्म एनीबॉडी। हम खाली प्रोटेस्ट अपना दर्ज कर रहे थे तो करने देते ना। आप इतना हमसे डर गए कि आपने पार्क से हमें बाहर ही नहीं आने दिया, आपने वहीं से पकड़ा और सबको अंदर बसों में डाल दिया। तो ये सारे प्रूफ आपको लगता नहीं है कि कितनी डरी हुई है सरकार आम आदमी पार्टी से? जी महाना जी, आप सैन्य यानी आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ हैं, और अगर ये सब पता चल जाता है कि वाकई में उसमें इंडल्ज थे, शामिल थे, तब आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, अब मैं अभी इस समय रिएक्शन का टाइम नहीं है। अभी हमारे को, मैंने जैसे कहा कि मुझे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, एंड मैं खुद एक बड़े लॉयल ऑफिसर की पत्नी हूँ, और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मेरा हस्बैंड जिस अपॉइंटमेंट से हुआ है, चीफ ने इनको बोला था 2 साल और एक्सटेंशन के लिए। मैंने आपसे पहले भी बात करी थी कि जो अपॉइंटमेंट 2 साल की होती है, माय हस्बैंड वाज देयर फॉर 4 years एंड ही इज बीन अवार्डेड फॉर विशेष सेवा मेडल उसके लिए। तो हमारी सर्विसेज जो हैं वो देश के लिए हैं। हमारा काम, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, तो मेरा काम होता है कि जो भी बेचारे गरीब बच्चे हैं या जो रूरल एरियाज में बच्चे हैं, मैं उनके लिए काम कर सकूँ। तो हम सारे के सारे कोर्ट की आने दीजिए, पर कोर्ट का भी तब जब पूरे एविडेंस के साथ ये ईडी प्रूव करेगी कि ये गिल्टी थे या कुछ, तो उसके बाद हमारा क्या रिएक्शन होगा हम बाद में बात करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टर बनने से पहले कहा था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, बड़ा बंगला नहीं लूँगा, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने तेवर बदले तो भरोसा थोड़ा थोड़ा कम होता है। नहीं करना चाहिए। देखिए, लोगों को भी पता होना चाहिए कि हर एक अपॉइंटमेंट के साथ सिक्योरिटी जो है हमारे देश में, आप जानते ही हैं क्या हाल है। छोटे से छोटे, आपके भारतीय जनता पार्टी का एक नॉर्मल सा अदना सा स्पीकर आता है ना आपके यहाँ, वो भी बाहर अपने पीएसओ को लेके आता है, तो वो तो चीफ मिनिस्टर हैं इतनी बड़ी यूटी के, और
कैपिटल है, हमारी नेशनल कैपिटल है, लोगों का आना जाना वहां लगा रहता है, उनसे मिलना आप जब रहता है, तो घर भी उसी तरीके से होना चाहिए। वो उठा के सर पे तो लेके नहीं जाएंगे, ना गाड़ियां, ना पीएसओ, ना कुछ, लेकिन स्टेटस के साथ बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। क्योंकि मैं खुद उस सोच की हूं, लेकिन जब हस्बैंड कमांड कर रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, तो सिक्योरिटी भी होती है, तो सब, तो वो फिर पोजीशन के साथ उस चीजों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। बड़ा कॉस्टली मकान बनाया उन्होंने, हालांकि वो चीफ मिनिस्टर का मकान है, उनका नहीं है। तो आप कितने दिन वो रहने वाले हैं? जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं तब तक रहेंगे ना। तो आगे आने वाले के लिए देखिए, देश की चीजों के लिए कंट्रीब्यूट करना, उसको रिफाइन करके उसको और इम्प्रूव करना, हर एक शहरी का काम मतलब होना चाहिए। हम पूरी जिंदगी MES की अकोमोडेशंस में रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कहते कि एक नलका खराब है तो छोड़ पड़े, हमारा थोड़ी है, गवर्नमेंट का है। उसी समय MES को हम फोन करते हैं और वो नलका ठीक करवाते हैं। तो ये हमारी सोच है और इसी सोच की वजह से अरविंद केजरीवाल जी के साथ मैं जुड़ी हूँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब ईडी ने सारे तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे हैं, उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद ये अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। चलिए आप वो देखते हैं कि क्या जो तथ्य रख रहे हैं उसमें कितना दम है। जब पूरा प्रूव हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे। महाराज बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप you हमारे so साथ much. जुड़े, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।